ओके, तो आज का जो हमारा फाइनल हमने चीज़ बनानी है वो कुछ ये चीज़ हम बनाने जा रहे हैं आज। इन्वॉइसिंग ऐप है ये, इसमें कुछ चीज़ें मैंने अभी फिक्स की हुई हैं, आज हम उसको भी कवर करेंगे। रात को जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो जैसे कि आप आइटम ऐड करेंगे तो आप नया आइटम ऐड हो जाएगा। यहाँ पूरी रो ऐड हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ किसी प्रोडक्ट का जो नेम है वो है ABC, उसकी जो प्राइस है वो है 150 रुपये, और उसके जो आइटम्स मैंने 2 लिए और डिस्काउंट उस पर 0 है, तो ये उसकी टोटल प्राइस जो है कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, इस तरह मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है XYZ, ठीक है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, और उसके मैंने 10 आइटम्स लिए हैं और उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट दे रहा हूँ 50%, तो ये इसकी 500 अमाउंट कैलकुलेट हो गई। इस तरह हम नए आइटम ऐड कर सकते हैं। ये डिलीट क्या बटन है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे आइटम्स जो है, ये रो पूरी जो है जो प्रोडक्ट होगी वो डिलीट हो जाएगी, यानी कि इससे रिमूव हो जाएगी। इस तरह टोटल, अभी तो टोटल बिल जो है अभी फिक्स्ड है, ठीक है। जब ये टोटल बिल ये होता जाएगा तो ये साथ साथ ये भी लाइव कैलकुलेट होता रहेगा, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही होगी यहाँ पे भी। तो ये सारा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट में बड़ा इजीली हो जाता है। तो इसके ऊपर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर हम कोड की तरफ चलते हैं। कोड थोड़ा, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, तो ज़रा आपने अपनी तवज्जो देनी है इधर, क्योंकि विदाउट कंसंट्रेशन आपको ये समझ नहीं आ रहा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सो टेक इट सीरियसली। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो ये चीज़ फाइनली हमने बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं, अपना एक डायरेक्टरी बनाते हैं, फोल्डर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम I2C लैब कह देते हैं। आज की हमारी लैब जो है I2C की लैब है। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं, हम VS कोड ओपन करते हैं। तो VS कोड में अब हमारे पास जो कोड है वो, मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर, तो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फोल्डर क्रिएट किया I2C लैब के नाम से, और ये ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं बाकी चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक जो है फाइल बनाएंगे, एक फाइल सबसे पहले बनाएंगे लाइक invoice.html के नाम से। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने और फाइल्स बनानी हो तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये आइकॉन जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, इधर आ जाए। ठीक है, डिलीट का आइकॉन जो है ये, तो ये 2 फाइलें अभी मेरे पास बन चुकी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में, तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बेसिक स्केलेटन कोड कंप्लीट करते हैं। HTML डॉक टाइप और HTML हेड, और यहाँ पे हम इसको देते हैं बॉडी। ठीक है, और हेड में हमारे पास क्या होता है, टाइटल होता है, और लाइक इनवॉइस। इसके साथ साथ यहाँ पे हम जो है जो बूटस्ट्रैप है उसका CDN बूटस्ट्रैप का CDN, और इसके अलावा jQuery का CDN। jQuery के पास एक छोटी सी चीज़ हमें ज़रूरत है, उसके अलावा हम jQuery को पढ़ने नहीं जा रहे। वो काम थोड़ा jQuery भी आसान हो जाता है, एक लाइन ऐड करनी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, सो दैट्स वाई मैं jQuery का भी CDN ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज हम jQuery को पढ़ने नहीं जा रहे इस लेक्चर में। ये CDN कॉपी हो गया, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरह ये भी CDN जो है, मैं jQuery का भी CDN जो कॉपी कर लेता हूँ। ये jQuery का भी CDN कॉपी हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने अपना कुछ कस्टम CSS लिखना है। तो CSS कस्टम लिखने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास CSS को हम 3 पोजीशन पे लिख सकते हैं। इंटरनल CSS होता है जो हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS होता है जिसके लिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं। इसके अलावा इनलाइन CSS होता है जो हम किसी टैग के अंदर लिखते हैं। तो हमें इंटरनल CSS भी कुछ जरूरत पड़ेगा, तो दैट्स वाई मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इंटरनल CSS में ना कुछ दो जो है वो चीज़ें चाहिए, मैं आपको यहाँ पे वैसे बता भी देता हूँ। मुझे इसके अंदर ना 2 CSS कोड्स चाहिए, ये वाले। ये मैंने कॉपी किए है। बेसिकली इसमें कर पे क्या रहा हूँ, एक क्लास है जिसका नाम है नो बॉर्डर, और एक क्लास है इन्वॉइसिंग बॉक्स।
नो बॉर्डर की जो क्लास है बेसिकली ये क्या करिए, ये किसी भी, जब हम इसको किसी इनपुट के ऊपर लगाते हैं ना, जो इनपुट फील्ड्स होते हैं, ये वाले इनपुट फील्ड्स होते हैं जो हमारे, अगर आप इसको देखें ना इसको, तो इसके देखिए इसका बॉर्डर नहीं है। वैसे तो जब इनपुट बॉक्स लगाते हैं उसका बॉर्डर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कोई और, लाइक जिस तरह आप किसी हम लॉगिन करते हैं तो उसका एक बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को खत्म करने के लिए ना मैंने ये वाला एक क्लास लिखी है, नो बॉर्डर बॉक्स शेडो नन, ठीक है। सो ये चीज़ जो है आपको मैं बता बता दी है। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक और जो चीज़ है ये, ठीक है, इसमें हम क्या करें, एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर सेट करें, पैडिंग सेट करें और बॉक्स शेडो सेट करें, बस ये एक क्लास जो है, दो चीज़ें मैंने डिफाइन की है। अच्छा अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने अपना ग्रिड बनाना है। ग्रिड के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, कंटेनर लगाते हैं। अच्छा, कंटेनर तो लगा दी, कुछ चीज मिसिंग है अभी हमारे पास, जो बूटस्ट्रैप की जो बेसिक कुछ चीजें होती हैं वो मिसिंग है, मेटा टैग्स मिसिंग है बूटस्ट्रैप के, वो बड़े जरूरी होते हैं, वो लाजमी लगाया करें। एक ये टैग बहुत जरूरी है, और ये एक ये दोनों टैग्स बहुत जरूरी है, ये लाजमी लगाया करें। विदाउट दीज टैग्स यू कैन नॉट मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। यही जो चीज होती है जो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस को सेट कर रही होती है। अच्छा अच्छा, अब हमने इसके अंदर क्या बनानी है, रोज बनानी है। तो एक मैं बनाता हूँ डिव और क्लास रो, रो हो गई एक। अच्छा जी, अब उसके अंदर हम क्या बनाते होते हैं, कॉलम बनाते होते हैं। एग्जैक्टली डिव, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डिव डॉट कॉल एम डी, अच्छा 12, ठीक है। तो इसको मैंने टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम एक हेडिंग देते हैं H1 और इनवॉइसिंग ऐप। हेडिंग को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक क्लास लगाते हैं CSS की, टेक्स्ट सेंटर। तो ये क्या करेगा, इन्वाइसिंग ऐप लिखेगा, उसको सेंट्रलाइज कर देगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक लगाते हैं हम HR होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, ये नीचे लाइन लगा देते हैं, ये देखिए लाइन लग गई है, ये लाइन हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब इसके अंदर हमने दरमियान वाला एक सेक्शन बनाना है, इसके अंदर एक और सेक्शन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई रो बनाएंगे। ये रो तो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके नीचे एक और रो बनाते हैं, डिव रो, ठीक है। और सॉरी गाइस। अच्छा, इसके बाद अब हमने, अब चूंकि ये सेक्शन बनाना है, ये वाला सेक्शन दरमियान वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जो है बनाते हैं क्लास, सॉरी, कॉल MD12, ठीक है। और ये एक हमारा जो मेन, और इसकी हम जो है इसके ऊपर इसकी आईडी बना देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं। आईडी इसलिए देनी क्योंकि हमने इसको ना CSS के अंदर जो है वो एक्सेस करना है। तो इसका नाम दे देते हैं इनवॉइस बॉक्स, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्लास हमने ऊपर बनाई हुई है ये वाली, इसको भी इसके ऊपर कॉल कर लेते हैं। ये एक इनवॉइस बॉक्स है जिसके अंदर हमारे ये चीजें ऐड होंगी, ये वाली, ठीक है। ये बॉक्स कंप्लीट बन गया है। अच्छा, अभी तक तो सिंपल चीजें चल रही हैं बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना ये वाला फॉर्म कंप्लीट करना है, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट एक रो कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना हमने ये वाला जो रो है ना, एक रो कंप्लीट करनी है। इसका रो का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ऑलरेडी हम ये चीज़ आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, और जब मैं कॉपी करूँगा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इस रो का कोड कहाँ पे है। तो बेसिकली ये कोड है इसका, ये फॉर्म का कोड, ये वाला, ये कोड है। और ये कोड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ कि क्या मेरा जो कोड है वो काम कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है, ये कोड काम कर रहा है, लेकिन अभी इसमें कुछ इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व करते हैं, इनमें स्पेस नहीं आ रही। तो ज़रा वो देख लेते हैं।
एक मिनट, सर आपने इसको CSS तो नहीं दी हुई थी वहां पे पीछे? मैंने CSS तो नहीं दी हुई थी बिल्कुल भी, कोई भी। देख लेते हैं। CSS में मैंने जस्ट 2 ही क्लासेस बनाई थी, इसके अलावा कोई भी CSS को नहीं दिया था मैंने। ये भी मैंने इसी का ही बनाया। एक मिनट, ये सेंटर में नहीं गया, इधर सेंटर में है। ओके, गॉट इट। ठीक है, ये जो रो है ना, हमने इसको 12 का नहीं बनाना चाहिए था, हमें इसको 8 का बनाना पड़ेगा। इसको सेंट्रलाइज करते हैं और एक हम ऊपर जो है 2 के साइज का एक कॉलम बना देते हैं, कॉल MD2। ठीक है, ये 2 का एक कॉलम होगा और ये 8 का, तो एक सेंटर में तो ये आ जाएगा इस तरह। ठीक है, और एक और भी हम गलती कर रहे हैं इसके ऊपर, हमें इसको 12 का ही बनाते हैं, इसके अंदर एक और रो बनाते हैं। ये काट के लिए इसके अंदर 12 के अंदर एक रो बनाते हैं। ठीक है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन ऐसे ही होता है, इसमें मिस्टेक्स होती है, नो प्रॉब्लम। div क्लास रो, एक मिनट, और अब इस रो के अंदर हम 2 जो है वो कॉलम बनाएंगे, div कॉल MD2, और एक बनाएंगे हम इतने साइज का div डॉट कॉल MD8। ठीक है, एक 8 साइज का, एक 2 साइज का। 2 साइज किस लिए मैंने बनाया है, ताकि जो हमारा ऊपर वाला दरमियान में आ जाए, वो स्पेस जो है वो खाली ना रहे। तो अब ये जो है वो चीज बन गई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले जो रो मैंने बनाई थी ना, 12 की, ये कॉलम 12 का रहने दिया, उसके अंदर एक और रो बनाई है, उसके उस यानी कि उस कॉलम, इस रो को मैंने फिर एक रो को, जो इसका एक बड़ा कॉलम था उसको मैंने एक रो बनाई है, उस रो को फिर मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक 2 की, ताकि ये इधर स्पेस बच जाए शुरू में, और कॉलम हमारा सेंटर में आ जाए, ये वाला डेटा, ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तो प्रॉपर गैप था, इसमें अब गैप नहीं आ रहा, यहाँ पे जो आना चाहिए था, तो वो गैप जरा देखते हैं वो क्यों नहीं आ रहा जरा। फॉर्म, ये हो गया हमारे पास प्लेस होल्डर, ये एक फॉर्म ग्रुप हो गया, ये फॉर्म ग्रुप हो गया। तो इसमें एंड पे स्पेस दे के चेक करते हैं कि स्पेस जो है वो हमारी क्यों पॉपुलेट नहीं हो रही। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी मैंने कॉल की हुई है यहाँ पे, उनको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक फंक्शन कॉल हुआ था, what is the problem with this by the way? अच्छा, इसका नाम यहाँ पे ना मार्जिन दे देते हैं, अब मार्जिन 5 पिक्सल कर देते हैं, तो ये है कि साथ साथ उसका मार्जिन भी सेट होता जाएगा। ये मार्जिन दे दिया तो फिर ऑटोमेटिकली सेट हो गया, अगर नहीं होता तो फिर मार्जिन से अब ये काम चला लिए। ठीक है, इसका, इस नो बॉर्डर का, ये क्लास थी जो कि हर उसके ऊपर कॉल हो रही है, अगर आप देखें ना, हर एक इनपुट के ऊपर ये क्लास कॉल हो रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, और सर इसके अंदर मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है कि बॉर्डर भी नहीं होगा, शेडो भी नहीं होगा, और उसका मार्जिन 5 पिक्सल होगा, ये सर चीज डिफाइन की हुई है। जी बेटा। सर प्लेस होल्डर और वैल्यू एक ही काम करते हैं? नहीं, प्लेस होल्डर बेसिकली ये होता है, ये आपको अगर आप इस फॉर्म में देखिए ना बेटा, इस फॉर्म में देखिए, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है इंटर प्रोडक्ट, ये प्लेस होल्डर है। जब इसमें कुछ मैं लिखता हूँ ना, तो वो प्लेस होल्डर खत्म हो जाता होता है। वैल्यू जो है ना, वैल्यू एट्रीब्यूट, वो अभी आपका अभी उसके ऊपर इतना कंसर्न नहीं है, वो हम जब बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं ना, जब हम इस फॉर्म का डेटा पीछे सर्वर को भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम वैल्यू वाले एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ये बेसिक सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। अभी वैल्यू वाले एट्रीब्यूट की यूज नहीं करना, जब हमने यही फॉर्म, यही डेटा जो है ना, जो डेटा हमने बैक एंड पे सर्वर पे भेजना होगा, परमानेंटली स्टोर करना होगा। अभी तो मैंने ये चीज सेव किया, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये चीज खत्म हो गई, दोबारा फॉर्म रिलोड हो गया। अब हमने इसको परमानेंटली नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे कि परमानेंटली कैसे स्टोर करना है ये चीजें, रिकॉर्ड्स सेव हो जाए, जब यूजर आए लॉगिन करे तो उसका रिकॉर्ड पड़ा हो, पूरे उसके बिल पड़े हो, उसके पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हो, वो किसी कस्टमर का, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें रहती है, तो हम परमानेंटली सेव कराना सीखेंगे ना, तो फिर वो फिर वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज होगा। यानी कि असल में आपको वैल्यू को बताऊं ना, ये इसके अंदर हम जो लिख रहे होते हैं ना, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जब किसी एक एलिमेंट की वैल्यू एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं ना, तो फिर हम सर्वर के ऊपर जब हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो सर्वर के ऊपर जब वो जाता है ना तो उस वैल्यू के साथ जाते हैं, यानी कि सॉरी यार, वैल्यू तो ये है, ये वाली अब इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये इसकी वैल्यू है, प्लेस होल्डर एज ए वैल्यू काम नहीं कर सकता। प्लेस होल्डर जस्ट जिस नाम से पता चल रहा है प्लेस होल्डर, इसने प्लेस होल्ड की हुई है अपनी, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ ना ये वाली और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको हम सर्वर पे भेज के परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, ये है वो है वट एवर जो भी है, वो जो चीज़ मैं भी बता रहा था ना सर्वर वाली बात, असल में वो इसका नेम एट्रीब्यूट होता है, मैं थोड़ा मिक्स हो गया। नेम एट्रीब्यूट होता है वो हम सर्वर के लिए यूज़ करते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट जस्ट इसलिए यूज होता है कि हम इसको अगर खुद से कोई वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं। मैंने 88 वैल्यू दे दी है ना, तो अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये 88 रह रही है। अगर इसको वैल्यू नहीं देता ना तो रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी वैल्यू नहीं आती। तो वैल्यू एट्रीब्यूट का ये मकसद होता है, अगर हम पहले से डिफाइंड है कोई चीज़, ठीक है ना, तो वो अगर अपने फॉर्म के अंदर इनपुट लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उनको 2% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट वाला जो हमारा इनपुट फॉर्म है ये वाला है, उसमें ये वाला है, ठीक है, इसमें उसकी हम कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, हम कहते हैं कि 2, ठीक है। तो अब जब भी कोई नया आइटम मतलब ऐड करूंगा ना आगे फ्यूचर में तो उसकी 2 सेट होती जाएगी आईडी, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने कहा था कि हमने प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, यानी कि अगर हम इस एक रॉ की वर्किंग को ऐड कर लेना, यानी कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखें, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे उसका ये, यहाँ पे उसको ये, तो ये सब टोटल कैलकुलेट हो जाए, तो फिर बाकी चीजें तो बिल्कुल सेम है, बाकी चीजें तो बिल्कुल सेम है, ये देखिए बिल्कुल कॉपी है उसकी, ये देखिए, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक को सॉल्व करना है, अगर हमने एक को सॉल्व कर लिया तो बाकी मसला ही नहीं है हमारे लिए। अच्छा सर आपने अच्छा, ये इसको मैं डिलीट का आइकन कहाँ से लगाया है? इमेज ली है मैंने सिंपल, ठीक है। ये इमेज ये पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पड़ी है, ये है, ठीक है, ओके सर, ये इमेज पड़ी है, ठीक। और इस और इस इमेज पे को मैंने वो कोडिंग जाके ये कोडिंग लगा दी, लगा। इमेज का टैग लगा दिया, ओके सर, ठीक हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ, अब अगर हम देखें तो इतना तो काम सब आप बच्चे कर लेंगे, है ना, ये तो सिंपल है ना, नेट से भी आप कोड देख के खुद भी कर सकते हैं, आपको तो फॉर्म बनाना आता है, बस इनलाइन बनाना है। तो इनलाइन के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म इनलाइन का, ये सी बूटस्ट्रैप का है, ये बता देता है कि हम जो फॉर्म्स के अंदर जो हम बनाएंगे ना वो इनलाइन होंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी ये जहां तक बात, अब नेक्स्ट जो काम है ना, हमने इनको आईडीज देनी है, इनको, इसको भी आईडी देनी है, 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 सब इसको भी आईडी देनी है और इसको भी आईडी देनी है, ठीक है। आईडी देने का मकसद ये है कि ताकि हम जावास्क्रिप्ट में इनको कॉल कर सकें, क्योंकि हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में जितना भी हम काम करते हैं हम आईडीज की बेस पे मोस्टली करते हैं। वैसे तो क्लास की बेस पे भी हो सकता है, टैग की बेस पे भी हो सकते हैं, बट आईडी इज अ गुड ऑप्शन फॉर दिस। तो हमने अब इसको जो ये वाला है ना, ये इंटर प्रोडक्ट नेम, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 12, ठीक है, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। तो ये है, इसको कर देते हैं प्राइस, इंटर प्रोडक्ट प्राइस की बजाय हम प्राइस कर लेते हैं, सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। ये क्या हो रहा है, ये इसको मैंने प्राइस कर दिया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं आइटम्स, कि कितने आइटम आप परचेज करना चाह रहे हैं, आइटम्स, और ये डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है। इसको थोड़ा मोर रीडेबल बना दिया इसको मैंने, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी सिंपल किस्म का फॉर्म है ना, आपको इससे ज़्यादा अच्छे फॉर्म्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं आपको अभी एक फॉर्म की शेप दिखाऊं तो मैंने डाउनलोड किए हुए थे कुछ टाइम पहले, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो मैंने किया था, अभी डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ तो वो आप फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कंप्रेस में था, हैप्पी मटेरियल डैशबोर्ड होगा हमारा, ये है, ठीक है, ये है। अब इस किस्म के फॉर्म्स आपको नेट से मिल जाते हैं इजीली। ये देखिए कितना अट्रैक्टिव किस्म का ये यूज़र इंटरफेस है इसका, ठीक है। और अगर हम फॉर्म्स की बात करें इसकी, तो फॉर्म्स इसमें ये देखें, ये फॉर्म्स ये देखिए, जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर चला जाता है ये छोटा नेम, ठीक है।
ये नेट से चीजें मिल जाती है, इनका मसला नहीं है, मसला पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है, कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ये फॉर्म जाके इसके ऊपर हमने वैलिडेशन कैसे लगानी है, इसके ऊपर हमने चेक कैसे लगाने हैं, हमने इसके अंदर कैलकुलेशन रखते हैं तो वो कैसे करानी है, ठीक है। टेबल देखिए कितने अच्छे प्यारे प्यारे टेबल हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। नोटिफिकेशन बार चेक करें आप, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये देखें, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये आप नेट से मैंने अब ली है डैशबोर्ड, ये मसला नहीं है। डिजाइन इज नॉट इशू, डिजाइन इज नॉट इशू, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इनके, जब इसके ऊपर हम इधर लिख रहे हो ना, इधर जब भी कुछ लिखिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, तो उसका कोड लिखना है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने सबको, इन सबको ना एक यूनिक आईडी देनी है। अच्छा, हमने आईडी दे दी, इसको हमने आईडी दी प्राइस आईडी, इसकी आईडी की क्या नाम है, प्राइस आईडी। अच्छा, इसके बाद इसकी आईडी का नाम है आइटम्स आईडी, इसकी आईडी का नाम क्या है, आइटम्स आईडी। और इसकी आईडी का क्या नाम है, डिस्काउंट आईडी। ये आईडी हमने दे दी है इनको, ठीक है। अच्छा, इसकी आईडी का क्या नाम है, इसकी आईडी का नाम है सब टोटल आईडी। ये देखो सब टोटल आईडी, ठीक है। इसको ना मैंने वैसे स्पैन के टैग के अंदर लिखा है, क्योंकि इसको मैं अलहदा, मैं चाह रहा था कि इसको तो मैंने चेंज नहीं करना, मैंने सिर्फ इसी पोर्शन को चेंज करना है, तो इसलिए मैंने इसको स्पैन का टैग लगा के उसकी अलग आईडी दे दी है कि मैं जस्ट इस एरिया को चेंज कर सकूं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ना जावास्क्रिप्ट में जो कोड लिख रहे हैं ना, वो बड़े मजे का कोड है। हम एक फंक्शन लिखेंगे, एक फंक्शन स्क्रिप्ट, हमने कहा था कि स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखते हैं, मोस्टली अच्छा है कि हम बॉडी के नीचे लिखें। अच्छा, हम एक फंक्शन लिखेंगे और FUNCTION फंक्शन, और हम इसको क्या देंगे, प्राइस देंगे, आइटम देंगे, डिस्काउंट देंगे और इसकी आईडी देंगे। तो ये इनमें से वैल्यूज उठाएगा, इन तीनों में से कैलकुलेट करेगा और इसके अंदर क्या कर देगा, पुश कर देगा, पॉपुलेट कर देगा। यानी कि हमने उसको कितनी चीजें देनी है, एक आईडी, दो इसकी आईडी, इसकी आईडी और इसकी आईडी, ठीक है। इनकी आईडी में से वो वैल्यू लेगा तीनों की, और इसकी आईडी के अंदर वैल्यू वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। फंक्शन की आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट सब टोटल, एक फंक्शन का नाम हम ये बना देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कितनी आईडी देंगे, अब फंक्शन को जिस तरह पैरामीटर पास करते थे, प्राइस आईडी, ठीक है, आइटम आईडी, और क्या देंगे, डिस्काउंट आईडी, और क्या देंगे, सब टोटल आईडी। इसको इतनी आईडीज पास करेंगे, यानी फंक्शन को हम इतनी सिर्फ आईडीज पास करेंगे, यानी कि हम इसकी आईडी पास कर देंगे, इसकी आईडी, इसकी आईडी और इसकी आईडी। अब जब आईडीज पास होंगी ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस इज इक्वल टू पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अभी पार्स फ्लोट में भी नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और प्राइस आईडी डॉट आईडी। अब डॉट आईडी क्यों किया ये भी बताता हूँ। वैल्यू, जब हम इस फंक्शन को HTML के अंदर कॉल करेंगे ना, इस फंक्शन को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं जब इसके ऊपर डिस्काउंट के ऊपर कॉल करता हूं, मैं कहता हूं कि जब डिस्काउंट के अंदर हम ऑन की अप करें, यानी कि डिस्काउंट के अंदर जब हम कुछ लिख रहे हो तो ये फंक्शन कॉल हो। जब हम इधर से इनको आईडीज पास करते हैं ना, तो आईडी पास नहीं होती, ठीक है ना। पूरे, यानी कि अगर मैं इसको पास करूंगा ना आइटम्स, तो ये पूरा टैग पास होगा, ये वाला पूरा टैग पास होगा। अब ये पूरा टैग पास होता है, तो जब हम, चूंकि हमें तो इसकी आईडी चाहिए ना, ये वाली आईडी चाहिए, तो वो जब इसको पूरा टैग इधर से आएगा, जब हम डॉट आईडी करेंगे तो सिर्फ वो उसकी आईडी गेट कर लेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर डायरेक्टली आईडी नहीं आ रही, जब हम HTML से वैल्यू पास करेंगे ना इसको, इसमें आईडी नहीं आ रही होगी, इसमें से वो पूरे का पूरा टैग आ रहा होगा। जब वो पूरा टैग आ रहा होता है, तो जब हम डॉट आईडी करते हैं तो उसकी आईडी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो चूंकि हमने ये वैल्यू हमने लेनी है और हमने इसको फ्लोट में करना है, तो हम क्या करेंगे, पार्स फ्लोट, और इसको हम पास कर देंगे ये। अब डायरेक्ट उधर से वैल्यू लेके उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वार इसी तरह। अब नेक्स्ट क्या चीज है, आइटम, आइटम, और ये हमें किस में चाहिए, इंटीजर में, पार्स इंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
और यहाँ पे हम उसको क्या पास करेंगे, आइटम आईडी डॉट आईडी। डॉट आईडी क्यों किया है, कोई मुझे बच्चा बताएगा कि डॉट आईडी क्यों किया मैंने, अब कोई बताया ना कि आइटम डॉट आईडी क्यों किया मैंने क्योंकि प्राइस के लिए तो आपको बताया है, मैं खुद पूछता हूँ। जो बच्चा एब्सेंट होगा वो बड़ा ही स्ट्रिक्टली डील होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम आपके ऊपर अब वर्कलोड नहीं डाल रहे, हम आपको अब टास्क वगैरह नहीं दे रहे, असाइनमेंट्स वगैरह हमने रोक दी है, अब इसके ऊपर असाइनमेंट को नहीं होनी, लेकिन आपकी प्रेजेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको आनी चाहिए। रोल नंबर 16 कौन है भाई, रोल नंबर 16। जी भाई, आप क्लास में क्या कर रहे हैं फिर, आप बैठे नहीं है जब, तो ये ले 16 में आपको रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। रोल नंबर 16 का मैसेज आ गया बेटा, मैसेज पे नहीं चलेगा, आप पूरा सेमेस्टर, ठीक है, पूरा सेमेस्टर गुजर गया और आप अभी तक वो आपकी माइक ठीक नहीं हुई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। रोल नंबर 38 कौन है, 38 भी नहीं ले रहा क्लास, ठीक है। रोल नंबर 16 कौन है, अच्छा जी आर जरा किधर है, जी आर, जी आर भी गायब है। सर मैं इधर हूँ सर, मैं इधर हूँ, अच्छा, नहीं तो गायब। बेटा जरा रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर 16 नोट करें जरा ये, सर 16 रोल नंबर 38 38 सर 39 16 किधर है भाई, प्रेजेंट है। कोई प्रेजेंट नहीं है। 39 किधर है, एब्सेंट है 16। 39 किधर है, 39 39 लिखे लाए बेटा, अच्छा ठीक है जी, ये 39 बैठा है, लिख लिया। अच्छा है 39 39। बैठा है, मैं प्रेजेंट 46 46 हो गया। कौन है भाई 46, सर एक मिनट, मैं प्रेजेंट हूँ, मैंने जवाब दिया तो है। ठीक है 46 बैठा है, अभी नहीं लिखना, जिसका मैं कहूँ वो लिखना है। ओके सर। अरीबा बतूल, यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है। हसनात, यस सर। ठीक है। काशिर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोइज, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये पूछ रहा था आपसे कि अब मैंने आइटम डॉट आईडी क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम HTML से उसको जब आईडीज यहाँ से पास करेंगे ना, जब फंक्शन कॉल, क्योंकि ये वाला फंक्शन है ना, ये हमने अपने किसी न किसी टैग के ऊपर इवेंट लगा के कॉल करने हैं। इवेंट कौन से थे, ऑन क्लिक था, ऑन की टाइप था, ऑन की प्रेस था, ऑन एंटर था, ऑन लीव था। तो जब हम HTML से उसको आईडी पास करते हैं ना, तो आईडी नहीं आती, बल्कि पूरे का पूरा क्या आता है, एलिमेंट आता है। तो पूरा एलिमेंट आता है, तो अभी हमें उससे आईडी चाहिए होती है, तो जब हम एलिमेंट का नाम डॉट आईडी करते हैं तो हमें आईडी मिल जाती है, तो ये इसलिए हम कर रहे हैं। अब मुझे तीसरी क्या चीज रीड करनी है, ये वाला डिस्काउंट प्राइस रीड करनी है, तो VAR डिस्काउंट पार्स फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट में चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आप डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, इसका आसान तरीका भी है, VAR ABC इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब ये वाली चीज जो है ना, आप ABC के जरिए अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी की बजाय ABC भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक तरीका कार है। अच्छा जी, डिस्काउंट आईडी डॉट वैल्यू का तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वैल्यू क्यों गेट कर। सर जब हमने उसकी आईडी उसको दे दी है, तो फिर हमें डॉट आईडी करने की क्या जरूरत है? जी, हमने ऐसा में ना, जब हम इसको यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे ना HTML से, यानी कि इसको जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऑन की प्रेस से, ऑन की आप से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करूंगा ना, अब मैं इसको आईडी भेजता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ठीक है, कॉमा, इसको मैं आईडी भेजता हूँ ये वाली, कॉमा, इसको मैं आईडी भेजता हूँ ये वाली, आईडी भेजता हूँ इस वाली, जो मुझे ये वाली चाहिए, ठीक है। अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ये वाला, और इसको तीनों आईडीज भेज रहा हूँ, चारों। अब यहाँ से ना आईडीज नहीं जाती, अगर आप इसको कंसोल प्रिंट करके चेक करें ना, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्राइस आईडी, ठीक है ना, ये है। अब जरा इसको हम चेक करते हैं,
और इसको मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, कंसोल में जाते हैं। तो अब मैं इसको मैंने लिखा, प्राइस को लिखा मैंने फॉर एग्जांपल 100, इसको भी और इसको भी। तो आप देखिए ये क्या आ रहा है कंसोल में, पूरे का पूरा टैग आ रहा है, आईडी नहीं आ रही, ये देखिए ठीक है ना, पूरा टैग आ रहा है। तो टैग आता है तो इसलिए हमें डॉट आईडी, अब टैग आने का फायदा है ना, अब टैग आ रहे हैं तो हम डॉट आईडी कर रहे हैं तो उसका आईडी एट्रीब्यूट मिल रहा है। अब हम उसके किसी और एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होगा तो टैग के नाम के साथ डॉट वो लगा के हम एक्सेस कर लेंगे उसमें, वो तो आसान है बहुत। ठीक है ओके सर, ठीक हो गया। तो यस सर। इस वजह से ना ये बड़ा, ये तो अच्छी अप्रोच है माशाल्लाह। अच्छा अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी है, ये नहीं कि अब हम इसको जब भी इसको ये आईडी पास करेंगे ना ये काम करना शुरू कर देगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला कैसे लगाते हैं, हम जरा हम निकलते हैं वार टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कैसे निकलेगी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने उसने लिए हैं, ठीक है। अच्छा वी आर टोटल डिस्काउंट कितना निकलेगा, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, ये उसका फार्मूला है। जितना डिस्काउंट परसेंटेज में है उसको 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो। सो वार फाइनल सब टोटल कितना बनेगा, टोटल प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट, ठीक है। अब ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने करना क्या है, ये चीज इसके अंदर शो करानी है इसके अंदर, और ये तीसरी आईडी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें चीज आती है, हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉट आईडी डॉट। अब हमने इसके HTML के अंदर चेंज करनी है, तो HTML चेंज करने के लिए हमने कौन सा तरीका पढ़ा था, क्या लिखते थे, डॉट इनर HTML सर। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश काशर, बहुत अच्छे। फाइनल सब टोटल, अब हमने ये लिख दिया। अब जो कैलकुलेट होगा वो इसके अंदर HTML में पॉपुलेट हो जाएगा। अब हम इसकी जरा ट्राई करते हैं, जरा क्या होता है। यहाँ पे लिखा मैंने लक्स, इसको हमने लिखा प्राइस इसकी है 80 रुपीज, आइटम ने लिए इसके 5 और डिस्काउंट अभी हमने लिया 0। अब हम डिस्काउंट को जब चेंज करते हैं ना तब प्राइस कैलकुलेट होती है। ये देखो हमने 50% डिस्काउंट रखा, 100% डिस्काउंट रखा, ठीक है, 100% पे 0 हो गए थे, देखो 10% डिस्काउंट रखा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इनके अब मैं 80 को 81 करता हूँ ना तो चेंज नहीं आ रही, इसको 4 करता हूँ चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। मैं अब इसमें चेंज कर रहा हूँ, 80 भी इसको कर रहा हूँ, इसमें चेंज नहीं आ रही। जब मैं डिस्काउंट के अंदर कोई चेंज करता हूँ तो इधर कैलकुलेशन होती है, वाई। सर फंक्शन सिर्फ डिस्काउंट वाले में कॉल किया, बताओ। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि मैंने ये इवेंट जो है कॉल ही डिस्काउंट वाले के ऊपर किया हुआ है, तो जब डिस्काउंट के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ की टाइप होती है तो ये फंक्शन कॉल होता है। अगर इसको मैं सब के ऊपर कॉल कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं, सब के ऊपर कॉल कर दूं, मैं कहता हूं कि मैं इसके अंदर भी जब कुछ लिख रहा हूं तो कैलकुलेशन हो रही हो, और इसके अंदर भी कुछ लिख रहा हूं तो कैलकुलेशन हो रही हो। अब देखते हैं इसको क्या होता है। मैंने लिखा लक्स 80, अब मैंने 80 लिखा, यहाँ पे लिखा हो गया NAN। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी इनकी वैल्यू 0 है। इसको भी अभी हैंडल करना सीखेंगे कि इस NAN से कैसे, मतलब नो इसके सबको इसका एब्रिविएशन होती है। अब मैंने लिखा 5 आइटम है और इसका 10% डिस्काउंट है। अब मैं कहता हूँ 6 आइटम, तो ये देखिए कैलकुलेशन इधर भी हो रही है। मैं कहता हूँ इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, कैलकुलेशन हो रही है। मैं कहता हूँ इसकी प्राइस जो है 20 रुपीज़ है, कैलकुलेशन हो रही है। मैं कहता हूँ डिस्काउंट मैंने 50% देना है, कैलकुलेशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अब मैंने इवेंट तीनों के ऊपर लगा दी है, ठीक है ना, बात की समझ आई है। यस सर, आ गई है। बहुत अच्छे। अच्छा अब बस अगर NAN से आप जान छुड़वाना चाहते हैं कि NAN ना आए तो आप इसके लिए इस तरह लिख सकते हैं कि इफ प्राइस इक्वल हो किसके, NAN के, तो क्या कर दो, प्राइस इक्वल टू कर दो 0। जी सर बेटा, एक दफा बता दें ये फंक्शन किस तरह कॉल हुआ है। मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। ओके ओके बेटा, मैं कर देता हूँ कि आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा अभी ना आपको आज पता चलेगा कि फंक्शन कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमने एक फंक्शन लिखा, हमने फंक्शन ये लिखा कि हम भाई आपको ना क्या बताएंगे, आपको हम इनपुट क्या देंगे। इस फंक्शन को हम कह रहे हैं हम आपको एक प्राइस आईडी देंगे, एक आइटम आईडी देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्म इसी तरह ही था, प्राइस, ठीक है।
हम आपको प्राइस आईडी देंगे, आइटम आईडी देंगे और डिस्काउंट आईडी देंगे, यानी कि प्राइस आईडी, आइटम आईडी, डिस्काउंट आईडी और टोटल आईडी, यानी कि ये वाली इसकी आईडी ये देंगे। आपने क्या करना है, पहले इनसे वैल्यूज लेनी है, ये देखो डॉट वैल्यूज ली, ठीक है, उसको इंटीजर में फ्लोट में कन्वर्ट किया और इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी तरह आपने आइटम से वैल्यू ली, यानी कि इससे वैल्यू ली और इसको फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट किया और इसमें स्टोर कर दिया। इसी तरह आपने इससे वैल्यू ली इससे, ठीक है, आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर दिया और आपने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी जो आपको समझ आ गई होगी। अब ये फंक्शन है, और हमने कहा था कि जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है वो हम HTML के ऊपर जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, ये वाले टैग्स होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये टैग सारे, ये हर चीज टैग है, हम इनके ऊपर इवेंट की बेस के ऊपर डिटेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि हम इनको कॉल कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम अपने HTML के अंदर किसी इवेंट के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अब हमने इवेंट यहाँ पे लगाया ऑन की अप का, यानी कि अप क्या होती है, जब हम इसके अंदर लिखते हैं ना, तो जब हम की छोड़ते हैं तो ऊपर आता है, यानी कि अप, की का अप होना, ठीक है, ये की अप हो रही है। तो अब इसके ऊपर हमने लगाया, अगर हम ऑन क्लिक पे लगाते हैं तो जब हम अब ऑन क्लिक पे लगा के चेक करते हैं क्या होता है ऑन क्लिक, ये तो आपको सबको पता होगा ना। अब मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, लिखने में कुछ नहीं, जैसे मैं माउस से आके अंदर क्लिक करूंगा ना, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्योंकि अब इवेंट मैंने चेंज कर दिया है, ऑन क्लिक कर दिए, तो इस वजह से तो जो ऑन की अप है ना, ये तब ट्रिगर होता है जब हम उस HTML कंपोनेंट के अंदर की के जरिए कुछ लिख रहे होते हैं। की अप होता है, की रिलीज होता है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बेसिकली एक इवेंट है। ओके गुड, अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आपको? बहुत अच्छा हो गया अगर इतनी समझ आ गई, माशाल्लाह। तो अब अगर आप इसको देखें ना बेटा, अब जरा बात को समझिएगा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि HTML के अंदर ना, अच्छा अभी हम एक और चीज करते हैं, अभी हम इसके नीचे एक बटन लगाते हैं पहले और उसके बाद एक चीज स्टडी करेंगे। अच्छा जी, बटन लगाना है हम इन फ्यूचर जैसे अगर हमने प्रोडक्ट जो नेम एंटर की है वो स्टोर कैसे कराएंगे वो फिर, या हाँ, उसका रिकॉर्ड रखना हो हमने? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, अभी ना हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये फ्रंट एंड के ऊपर काम करती है, फ्रंट एंड के ऊपर, यानी कि अभी इसके लिए देखो हमें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं, मैं नेट भी डिस्कनेक्ट कर दूं तो मेरा काम चलेगा। अब ये फ्यूचर में वेबसाइट जो होती है ना, वो डेटा पीछे सर्वर से ले रही होती है, सर्वर दुनिया में कहीं जगह पे पड़ा होता है जहाँ पे वेबसाइट एक्चुअली होस्टेड होती है, तो वो डेटा वहां से आ रहा होता है, ठीक है। वो डेटा फिर आप किसी दूसरी लैंग्वेज जैसे C++ हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, PHP हो गई, पाइथन हो गई, वो डेटा आप उनके जरिए लेके आते हैं सर्वर से। सुनिएगा, हम सर्वर से डेटा लेके आते हैं इन लैंग्वेजेस में से, जैसे जावा, सी, पाइथन, C++, इन वगैरह लैंग्वेजेस से। वो डेटा फिर ना इनके अंदर हम शो करा देते हैं, ठीक है। और फिर वो डेटा जहाँ पे परमानेंटली सेव करना होता है किसी प्रोडक्ट, यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट्स डिफाइंड है, 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इनके ऊपर ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ड्रॉप डाउन भी लग जाएगा, क्योंकि वो डेटा फिर अब इसके अंदर यहाँ पे फिर जो यहाँ पे जो चीज बन रही है ना, ये कोड है, ये कोड अभी इसको हम खुद दे रहे हैं कुछ ना कुछ, फिर ये कोड ऐसे नहीं होगा, इस कोड के अंदर छोटी सी 1-2 चीजें ऐड कर देंगे, वो चीजें क्या कर रही होगी, वो चीजें सर्वर से डेटा लेके आ रही होगी, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको दिखाया था, अब जरा देखिएगा, अच्छा ये अब ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन है। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, पता है कहाँ से आ रहा है, ये पीछे सर्वर से आ रहा है डेटा, इधर से नहीं आ रहा, ये HTML के अंदर नहीं किया हुआ मैंने ये काम, सर्वर से कहाँ से आ रहा है, सर्वर को भी आपको दिखा देता हूँ छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। ये सिटी, ये डेटाबेस है, ठीक है। अब जरा देखें ना सिटी में कितने सिटी शो हो रहे हैं, लाहौर और मियां वाली। अब डेटाबेस के अंदर ना मैं एक सिटी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे जाके, ये डेटाबेस जो अभी आपको नजर आ रही है ना, ये मेरे लोकल मशीन पे नहीं है अभी, आप ये समझिए कि ये किसी इंटरनेट पे किसी सर्वर पे पड़ी है, मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ मुल्तान, ठीक है, और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ।
अब ये दरअसल डायरेक्ट भी हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए भी हो सकती है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए कि सिटी अब ये मुल्तान भी आ गए। तो ये डेटा जो आ रहा होता है ना, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट में तो हमें बैकएंड की बात ही नहीं की अभी। वो डेटा फिर हमारा जो आ रहा होता है वो बैकएंड से किसी ना किसी सर्वर से आ रहा होता है, और वो डेटा सेव भी सर्वर पे हो रहा होता है। और सर्वर की ये प्रॉपर्टी होता है कि वो 24 आवर ऑनलाइन रहता है। ठीक है, जिस तरह अभी आपने फाइल हैंडलिंग की क्लास में, जब आप किसी फाइल में डेटा स्टोर कर देते थे, अगले दिन आप वही फाइल उसी तरह डेटा नहीं पड़ा होता था। ठीक है, तो डेटाबेस भी बेसिकली एक फाइल सिस्टम ही है, लेकिन ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फाइल सिस्टम होता है। अच्छा जी, अभी हमने ना ये काम जी एक बेटा सवाल सर, आपने फंक्शन जब कॉल किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिस्काउंट वाली जगह पे डिस्काउंट वाले टैग के अंदर आपने फंक्शन कॉल किया है, तो अब ये क्या, अब जो आईडीज पास की हुई हैं क्या पूरे एचटीएमएल में से दोबारा से ढूंढ के करेगा ये सारी आईडीज को? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यही तो अभी यही चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा। जब हम ऑटोमेटिक ये इंक्रीमेंट करेंगे, इनमें इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब ये देखो, अब इसकी आईडी और इसकी आईडी तो सेम हो जाएगी जब ये जनरेट होगा। तो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जब इनकी नए रॉज ऐड हो ना, तो उनकी आईडी यूनिक हो, इसकी आईडी डिफरेंट हो, इसकी डिफरेंट हो। इसलिए तो मैं इनको आईडीज यहाँ से पास कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं हार्ड कोड भी कर सकता था, ये पास करने का फायदा नहीं था। पास करने का यही मकसद है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो हर दफा नई आईडी जनरेट। अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अभी मुझे ना इसका बेसिक स्केलेटन कंप्लीट करने दो ना, फिर आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने एक रो ऐड करनी है, एक रो ऐड करनी है किधर, इस रो के बाद। ठीक है, इस रो के बाद बटन हमें लगाना है, हम इनपुट टाइप आईडी ऐड आइटम, और इसका हम क्लास स्टेबल कार कर लेते हैं बटन सक्सेस। और ये कुछ बटन हमने बना दिया, उसकी हम वैल्यू भी दे देते हैं। ठीक है, ऐड आइटम एक अभी हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, और इनके दरमियान हम HR लगा देते हैं, ताकि इनके दरमियान एक लाइन लग जाए और सेपरेशन हो जाए। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं 5, और इसको 2 कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सेंटर हो जाए। ठीक है, ये अभी हमने एक बटन लगाया, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ना वो रो ऐड होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अभी रो ऐड करने से पहले ना हम यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर, ठीक है, इसी सेक्शन के अंदर अभी कोई HTML का सिंपल टेक्स्ट ऐड करना सीखते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने ऐड किसके अंदर करना है, यानी कि ये जो टेबल है ना, इसका पेरेंट टैग कौन सा है, हमने सबसे पहले ये जाके ढूंढना है। अच्छा, हमने ऐड करना है बेसिकली किसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर रो को ऐड करना है। ये पूरी रो है, ये अगर इस रो को मिटा दूं ना, ठीक है, उसको मैं रिफ्रेश करूं, सेव करने के बाद उसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए पूरा ये मिट गया है। यानी कि सारा कमाल किसका है, ये टैग है। और ये किसके अंदर ऐड हो रहा है, इस कॉलम के अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है ना, इस कॉलम के अंदर हमारे पास ऐड हो रही है रो। सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है या मेरा नेट इशू? आपका नेट इशू हो रहा था, मेरे पास तो बड़ा बैंडविड्थ अच्छी आ रही है नेट की। ठीक है, यानी कि हमारी जितनी भी रोल है ना, ये अगर आप इसको देखें ना, तो ये इसके अंदर ऐड हो रही है, यानी कि इसकी आईडी हम अनवैस बॉक्स दे रहे हैं। यानी कि हम जितनी भी चीजें अपेंड करेंगे इसके अंदर करेंगे, ये इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऐड आइटम इन इनवॉइस, व्हाटएवर द नेम यू वांट यू कैन गिव इट। और मैं यहाँ पे लिखूंगा
छोटी सी चीज डॉट एंड h1, ये समझाता हूँ भी आपको। एंड का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये जे क्यूरी का कोड है, ये वाला जे क्यूरी में हमने शुरू कहा था कि डॉलर से शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं ये आईडी को कॉल करें। हम कह रहे हैं कि इस आईडी, जिस एलिमेंट की आईडी ये है उसके अंदर अपेंड कर दो इसको, ये कह रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कॉल करते हैं किसके ऊपर? इस बटन के ऊपर। जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो ना, अब जब बटन पे क्लिक होता है ना, एक मिनट इशू है यहाँ पे, होल्ड ऑन। append, let me see my code. jQuery मैंने कॉल की हुई है। jQuery टेस्ट करने का तरीका कार क्या है बच्चों? जरा मुझे जरा क्विकली बताओ कैसे हम करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें डॉलर प्रिंट कराते हैं ना, डॉलर। मुझे लगता है हमारी jQuery पे लगी हुई नहीं है अभी। एक मिनट, jQuery इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जरा jQuery का CDN चेंज कर देते हैं अपना। ये कर लेते हैं, jQuery ये। ठीक है, jQuery काम कर गई। अच्छा, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, जब मैं आइटम पे क्लिक करता हूँ ना तो ये क्लास ऐड हो रही है, ये देखिए ये ऐड हो रही है ये। लेकिन ये ऐड गलत जगह नहीं हो रही, इसके ऊपर ऐड होना चाहिए था। इनवॉइस बॉक्स में ऐड हो रही है। अच्छा ठीक है, हमने ये जो बटन लगाया ना ये वाला, ये गलत जगह लगा दिया। इसको हम यहाँ से उठाते हैं, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, इस रो को पूरी को, और इसको हम इससे बाहर लेके आते हैं। ये जो कॉलम है ना जिसके अंदर हमने आइटम ऐड करने, इससे बाहर लेके आते हैं ताकि वो इससे ऊपर ऐड हो, जितनी भी चीज़ें ऐड हो। हाँ यहाँ पे, और इसमें कुछ इशू भी आ रहा है, शायद हम जो है इसकी कोई चीज़ मिस कर गए हैं। इसको मैं फॉर्मेट कर दूं एक दफ़ा, एक मिनट। यहाँ पे अच्छा, रो के अंदर ये देखिए ना डायरेक्ट रो बन रही है, ये भी इशू आ रहा है। अच्छा, इस रो को बिल्कुल ही बाहर ले जाते हैं, ये हमारी वाली रो जो है ना, इसको उस रो से भी बाहर ले जाते हैं, जो मेन रो है इससे भी बाहर ले जाते हैं। हाँ, मसला हल हो गया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आइटम ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इस अपेंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, H1। ठीक है, अगर मैं ये सारा कोड कॉपी करके इसके अंदर लिख दूं तो क्या होगा? काम हो नहीं जाएगा हमारा? हो जाएगा ना काम? सर नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हैं। समझ नहीं आई बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा हमने एक फंक्शन बनाया ऐड आइटम इनवॉइस का। ये वो कोड है जिसको हम जब कोई HTML की किसी एक टैग की आईडी देते हैं ना, अभी हम देखो ना किस टैग की आईडी दी हुई है, इस टैग की है, इसकी ये टैग है ना, ये वाला div टैग है, इसकी हमने आईडी इसको दी हुई है। और हम कह रहे हैं अपेंड। अपेंड का मतलब होता है उसके आखिर में जाके ऐड कर देना। तो हम H1 को अपेंड कर रहे हैं, और इस फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है ऑन क्लिक के ऊपर। ये जो बटन बनाया था ना इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो क्या होता है, ये वाला कोड कॉल होता है। ये कोड कॉल होता है तो ये क्या करता है, इनवॉइस बॉक्स, इनवॉइस बॉक्स जो है ये वाला टैग है, ठीक है, इसको गेट करता है और उसके आखिर में ये वाली चीज ऐड कर देता है। ये देखिए, ये समझ आइए इस फंक्शन की ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है सर।
अच्छा, मैं अब ये कह रहा हूँ कि अगर देखो ना ये HTML का कोड है H1 वाला, अगर इसके अंदर हम ये सारा कोड, ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला कोड, ये पूरी रो जो है, देखो ये पूरी रो का कोड क्या कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ये वाली चीज जनरेट कर रहा है, ये वाली, ठीक है ना। अगर हम ये पूरी का पूरा कोड यहाँ से उठाए और यहाँ पे इसके अंदर आके कॉपी कर दे, तो ये हमारा काम जितना हो रहा था ना पहले, वो सारा हो जाएगा। यानी जब हम क्लिक करेंगे तो अब हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा, बल्कि ये पूरी रो, ये जो हमारा फील्ड है ना, ये फॉर्म है, ये वाला, ये नीचे आएगा इधर, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं, इसमें एक इशू आ रहा है पर फॉर्म में, ये सब टोटल क्यों आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर आके इसको कर देंगे पेस्ट। लेकिन जब हम इसमें पेस्ट करेंगे तो एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अपेंड वाला जो है ना, ये डेटा जो इनपुट लेता है, ये एक लाइन की शेप में लेता है। हम इसको इस तरह नहीं, इस तरह पेस्ट करूंगा, ये आप देखेंगे एरर आएगा इसमें, ये देखिए एरर आना शुरू हो गया। यानी कि हमने इसकी की सारी लाइनें खत्म करके एक लाइन में सारा कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और इसमें हम इसकी लाइनें खत्म करते हैं, एक ही लाइन में लेके आते हैं सारा कोड, ठीक है। अच्छा जी, मैं एंड का बटन प्रेस करता हूँ, कर्सर एंड पे जाता है और मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। मैं इसको एक ही लाइन में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो अपेंड वाला फंक्शन है ना, वो एक ही लाइन में आएगा तभी इसको एक्सेप्ट करेगा। सर ये तो काफी मिक्स हो जाएगा सर। तो इसलिए तो हमने पहले अलग बनाया है, मिक्स नहीं होगा। इसके एक और तरीका है, फ्यूचर में आप वो देखेंगे, लेकिन वो फिर उसमें आप वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये बेसिक चीजें आती होंगी। तो सर वो जो आपने डॉलर साइन लगाया हुआ है जे क्यूरी में, वो उसको डिफरेंट आईडीज देने के लिए? वो इसलिए लगाया, वो jQuery का अपना फॉर्मेट है बेसिकली ना। बस वही कोड है, हमने कॉपी करना है। यस सर। ये एक लाइन में आ गया ये सारा कोड, ठीक है। इसके अंदर डबल कोट्स भी है, ये याद रखना, ये डबल कोट्स हैं। और जब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये याद रखना कि इसके अंदर जो है ना सिंगल कोट्स होने चाहिए, ये वाले, ठीक है। इसको हमने पेस्ट कर दिया, अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसको रिफ्रेश करके इसको चलाता हूँ, तो आप ये देखिए ये चीज हो रही है कॉपी, ये देखिए अब वो चीज आ रही है जो हमने अभी कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। यस तो सर। अब ये काम करेगा, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कोई बच्चा क्या बताएगा? आईडी का फर्क आएगा? सबकी आईडी सेम हो गई है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले कोई ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि आईडी यूनिक हो। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वार आईडी इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम हर दफा ना इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम कहते हैं कि जो जब भी नया प्राइस वाला आइटम क्रिएट होना, हम कहते हैं पी आई डी इज इक्वल टू पी आई डी प्लस आई डी इंडेक्स, ये ठीक है। प्राइस आईडी हो गया, आइटम आई आई डी इज इक्वल टू आई आई डी प्लस आई डी इंडेक्स। ये आपको समझा दे तो सिंपल बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। डी आई डी हमें आई डी इंडेक्स, ठीक है, और सब टोटल एस आई डी प्लस। सर जो पुरानी आईडीज थी उनमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकते क्या सर? ये समझ नहीं आ रही। देखो मैं आपको बताता हूँ ना, पुरानी आईडी में कैसे इंक्रीमेंट करेंगे। देखो ना, नहीं सर, जब भी हम यहाँ पे जब भी हम नया HTML एम्बेड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो हम उनको हम नई आईडी देंगे ना। तो हम क्या करें, हमने एक वेरिएबल बनाया सिंपल, और हम उस वेरिएबल को उसके एंड पे हम नया मतलब एक नई आईडी क्रिएट कर रहे हैं, और हम आईडी इंडेक्स को प्लस प्लस कर रहे हैं।
ताकि अगली दफा जब भी नया आइटम ऐड हो तो पहली दफा ये 00 उसके यानी कि अगर आप इसको कंसोल प्रिंट कराए ना आपको इस तरह कुछ नजर आएंगी यस आ गई। PID और इस तरह इनको प्रिंट कराए ना आपको इसकी ये शेप नजर आएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए PID 0, अगली दफा PID 1, अगली दफा PID 2, अगली दफा PID 3। हर दफा ये यूनिक आईडी आ रही है, नजर आ रही है आपको। तो ये बेसिकली वो PID तो उसका पहला नेम है, प्रीफिक्स है, और ये आईडी इंडेक्स हम वेरिएबल बनाया हुआ है। अब हमने यहाँ पे इनको जो ठीक हो आईडी गया। दी हुई थी इस कोड में, आज किस समझ आइए। यस सर आ गई है। अब हमने मतलब हम यहाँ पे इनकी हर बारी जब रो चलेगी तो उसकी डिफरेंट आईडी आती जाएगी बस। हाँ, क्योंकि हमने उसकी वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये देखो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो आईडीज उनको पहले दी हुई थी ना इस कोड में, वो अब हमने चेंज करनी है। PID, IID, DID और SID के हिसाब से चेंज कर देनी है। बस काम हो गया हमारा। अब जरा ढूंढे। अच्छा बस मतलब अच्छा ठीक हो गया सर। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यार जो प्राइस आईडी थी ना, इसका आसान तरीका यही है कि हम ना इधर चले जाएं। इधर से अब ढूंढना आसान है, जहां पे हमने कोड लिखा हुआ था। ठीक है, इसको सर्च कर लें, कंट्रोल F करें, प्राइस आईडी। ये प्राइस आईडी है, ये देखो। इसको हमने क्या कर देना है, PID कर देंगे। PID, PID। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम सिंगल कोट्स लगाएंगे और प्लस लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, इस तरह करेंगे। फिर इससे उसकी मैं क्या रीजन होगा? आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको ढूंढते हैं ना, क्योंकि ये है वेरिएबल और ये सिंगल कोट्स के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है ना। अब वेरिएबल को अगर हम स्ट्रिंग में लिखेंगे तो स्ट्रिंग बन जाता है। आप कोई चीज डबल कोट्स में लिख दें तो वो कोई वेरिएबल कहलाती है। C++ में हम जब कोई स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिख देते थे तो वो तो एज इट सी आउट हो जाती थी, वो एज ए स्ट्रिंग तो डील नहीं होती थी ना। यस सर। तो इसलिए हमने इसको ऐसे नहीं लिखना। ये है हमारे पास इसकी आईडी, ये देखो। अब अगर मैं इसको लिख दूं ना PID, सिंपल PID, ठीक है, ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग। हम इसकी सिंगल कोट्स लगाएंगे और फिर प्लस प्लस लगाएंगे। अब सिंगल कोट्स जब लगाएंगे ना, ये देखो तब वेरिएबल की तरह अलग हो गया है। प्लस प्लस से मुराद है कैनकेटिनेट, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर मैं PID को क्या कर रहा हूँ, कैनकेटिनेट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। अब ये PID की जो वैल्यू होगी ना, जो वैल्यू होगी जो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख रहे थे, ये ID 01, ID 02, ये वाली, अब इसके अंदर वो वैल्यू जुड़ेगी। अगर हम ये ना लगाए ना, ये ना लगाए, तो वो PID एज ए वेरिएबल डील ही नहीं होगा। हम चाहते हैं कि PID एज ए वेरिएबल डील हो, तो उसके लिए आप इसके इर्द गिर्द सिंगल कोट्स लगाएं पहले, और सिंगल कोट्स और इसके दरमियान प्लस प्लस लगाएं, यानी कि हम इस वेरिएबल को उसके अंदर क्या करें, जोड़े हैं। अब अगर आप देखें ना, ये सिंगल कोट और ये वाला सिंगल कोट, ये देखो मिलके एक स्ट्रिंग बन रहा है, और इसी तरह इसके साथ वैसे। तो बस आप इतना देख लें कि जब भी हमने कोई वेरिएबल अपेंड करना होगा अपने HTML के अंदर, तो हम उसको ऐसे करेंगे कि पहले उसके इर्द गिर्द सिंगल कोट्स लगाएंगे और फिर उसके इर्द गिर्द प्लस प्लस लगा देंगे। अब यहाँ भी तो ओके वही सर। काम होगा ना, यहाँ भी वही काम होगा। इसी तरह यहाँ भी वही काम, जितनी भी हमारी आईडीज थी। मैं एक दफा देख लूं इसका फॉर्मेट दोबारा। फंक्शन में ना इनको डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं है, डबल कोट्स देने की बल्कि जरूरत है ही नहीं मेरे ख्याल में, सिंगल कोट से हो जाता है। इधर भी रिमूव कर देते हैं डबल कोट्स, सिंगल कोट्स में ही हो जाता है मेरे ख्याल में। तो अगर ना हो तो डबल कोट्स लगा देंगे। अच्छा, इधर क्या था, IRD, और इधर क्या था, PID। और इधर क्या था, SID। SID। ऐसे ही था ना, SID। ये फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, इसको तीनों जगह पेस्ट कर देंगे बस। ये कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओहो,
इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 3 जगह कॉल हो रहा था ना। यस सर। इसके अलावा हमें अभी आईडी चेंज करनी है 3 की। इसकी आईडी चेंज करनी है। डी आईडी। इसके साथ डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट डबल कोट्स होते हैं इसके साथ। ये इसके साथ भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके साथ भी बाय डिफॉल्ट होते हैं डबल कोट्स। आईडी और इसके साथ भी इधर लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके साथ वैसे भी होते हैं। आईडी के साथ आगे हम डबल कोट्स लगाते हैं ना। ये रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, ज़रा आप चेक करते हैं कि काम कर रही है या नहीं कर रही। अभी इसमें इशू आ रहा है। इंस्पेक्ट में जाते हैं, देखते हैं इशू क्या आ रहा है। कंसोल में जाते हैं। SID01 इज नॉट डिफाइंड। SID01 इज नॉट डिफाइंड कहीं पे नहीं। ये देखो ना, हमसे कुछ गलती हो गई है यार अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी टोटल की आईडी नहीं दी। SID ये नहीं दी थी। इसके अलावा हमने बाकी सेट कर दिया। DID हो गया, डिस्काउंट आईडी, आइटम आईडी और प्रोडक्ट आईडी। इसको रिफ्रेश करते हैं। वो भी तो मुझे नजर नहीं आ रहा किधर लिखा हुआ है। ये बिल्कुल टीम की बात, यहाँ पे टीम हाँ का हाँ, हो रहा है। ठीक है। यू कैलकुलेशन शुरू हो गई हमारी, ठीक है। अब जब ये आइटम हम ऐड कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। सर ये प्रोडक्ट नेम के अंदर NA क्यों आ रहा है? एंटर प्रोडक्ट नेम क्यों आ प्लेस रहा है? होल्डर में ये NA तो नहीं आ रहा, नेम प्रोडक्ट नेम आ रहा है। स्पेस खत्म हो गई ना, हमने स्पेस खत्म कर दी है। इधर जाके स्पेस सेट कर लो। ये यार ये देखो, ये देखो, ये प्रोडक्ट नेम ही नहीं करते, खाली नेम कर देते हैं, P नेम कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ठीक हो गया। अब हमने इधर टोटल भी करना है ना। इधर हम चाहते हैं कि सब टोटल भी नीचे, फाइनल टोटल भी होता जाए, फाइनल टोटल भी नीचे होता जाए। तो वो कैसे करेंगे, करें या नहीं? इधर चले गए हो, करना है या नहीं करना, अब ये बताओ। सर अभी रहने दे सर। चलो ठीक है, इतना कर लेंगे। यस सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ, वीडियो तो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप ये कर लें तो यार आपको जावास्क्रिप्ट फिर आ जाएगी, यकीन मानो। फिर आपको टेंशन ही नहीं है जावास्क्रिप्ट की। फिर आपको हर किसी को, क्योंकि मोस्टली काम यही होता है कि हम ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐड कर सकें अपने HTML डॉक्यूमेंट में और डिलीट कर सकें, ठीक है। डिलीट वाला भी इस तरह, जिस तरह अपेंड का फंक्शन है ना, अपेंड है ना जैसे, उसी तरह है उसका एक फंक्शन है रिमूव का। तो उसको जब हम आईडी देते हैं उसको रिमूव कर देता है। तो असल में होगा ये कि ना, मैं आपको बता देता हूँ वैसे सरसरी। ये वाली जो आईडी है ना, ये वाली SID, ये टोटल इनकी है, ठीक है ना। तो जब भी हम ना इसके साथ एक एरे बना देंगे, उसके अंदर ना ये वाली SID रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम एरे पास कर रहे होंगे और वो उस इन आईडीज को रीड करके ना यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करती जाएगी। बस इतना सा काम हो रहा है, ठीक है। यानी हम SID एक एरे में रखते जाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे, वो एरे के ऊपर मूव करेगी और ये वाली वैल्यूज लेगी, उनको इंटीजर में कन्वर्ट करेगी, प्लस करेगी और नीचे टोटल करके शो करती जाएगी। बस इतना सा काम है ये वाला। ओके सर। और डिलीट वाला भी ऐसा ही है जी। सबमिशन होनी नहीं, पेपर्स की तैयारी करें आप लोग। सबमिशन नहीं है, मैं बस आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, इसके नंबर कर लेते हैं आज वाली की।
तो जरा आप बताएं 48 रोल नंबर। ये हम ना आपसे ये आपको आप हमने समझा दिया ना, तो इसको आप समझ के सही समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में हम ये फिर चीज़ें नहीं कराएंगे बार बार ना। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये चीज़ें आती है, तो हम उससे उससे आगे कैरी करेंगे, ना कि हम आपको दोबारा ये चीज़ें कराएंगे। सही है ना। अब ये जो मैंने आपको फॉर्म बना के दिखाया है ना, ये फॉर्म फिर आपको फिर दोबारा हम नहीं बना के सिखाएंगे, शायद आपको कोई भी बात भी नहीं सिखाएगा। सो ये सर आपको वीडियो जो अपलोड इसकी। वीडियो तो मैं अपलोड कर देता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं। बट इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है ये वाला? मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे, लेकिन आप लोग सही है बोर हो सर। गए। सही है। सर बस सही है। अच्छा, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? कोड बढ़ रहा है, लेकिन कोड में कोई ऐसी चीज नहीं है को, ये चीजें जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये कोड फिर ज्यादा नहीं लगेगा आपको। लेकिन सर जो आपने क्योंकि ये वो जो रोज बनाई थी वो पास कर दिया ना, तो वो वहां से कंफ्यूजिंग हो गया, वो एक लाइन में करना और फिर उसकी आईडी चेंज करना। वो देखो ना, हमने एक कंटेनर बनाया ना, उसके अंदर रोज डालनी है ना। ये वाला जो कोड है ना, ये वाला, ये वो कोड है जो एक पूरी एक रो का कोड है, ये वाली इस रो का कोड है, ठीक है। और हमने इसको आईडी दी है कि हमने जो अपेंड करना है ना, अपेंड होता है उसके आखिर में जाके जोड़ देना। हमने कहा कि ये वाली जो है ना, जो आपकी कॉलम है, ये वाला 12 वाला कॉलम है ना, इसके आखिर में रोज को जोड़ते जाओ। ये एक रो का कोड है, ये रो जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जब क्लिक करते हो रो जुड़ जाती है उसके एंड में जाके। बस ये काम हो रहा है। सही, बस फिर हमने उसकी आईडी चेंज की है नीचे। हाँ, बस हमने आईडीज, अगर हम इसको कंक्लूड करें ना, हम इतना ही काम हो रहा है। हमने पहले एक रो बनाई और हमने एक फंक्शन लिखा, और फिर हमने इस रो के अंदर जो कोड था कॉपी पेस्ट किया, और हम करें इस डिव के अंदर उसको अपेंड इस आईडी की बेस के ऊपर, ये देखो। और हम बस उसमें आईडीज जो है वो यूनिक देनी, क्योंकि हमने ये कहा था कि आईडी यूनिक चीज होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जी हमने सर। आईडी यूनिक दी, हमने आईडीज बनाई और उसको हम पास कर रहे हैं बस। तो फंक्शन यही है, फंक्शन यही है, हर जगह ये यूज हो रहा है। देखो कितना फायदा हो रहा है एक फंक्शन लिखने का। चूंकि हमने फंक्शन क्या लिखा है, जेनेरिक लिखा है, हम इसको आईडी देते हैं और खुद जो सी भी आईडी देंगे उससे वैल्यू लेके कैलकुलेशन वगैरह करके हमें दे देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फंक्शन। देखो 3 जगह तो इधर कॉल हो रहा है खाली इसमें, और जब भी एक नई रो क्रिएट होती है तो हर रो में 3 दफा कॉल हो रहा होता है हर इवेंट के ऊपर। तो टोटल अगर आप इसको देखें तो कितनी दफा कॉल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 दफा कॉल हो रहा है ये फंक्शन, एक ही फंक्शन डिफरेंट आईडीज के साथ, ठीक है। सर आपने शुरू में एक रो बनाई है, उसके अंदर कॉलम बनाया, उसके अंदर फिर दोबारा रो बनाई है कॉलम के अंदर। हाँ, ये एक रो बनाई है, एक तो मेन रो बनाई, ये एक रो बनाई है। ये क्यों बनाई है मुझे ये याद नहीं है, ये तो मैंने खत्म ही कर दी है, इसको रिमूव कर देते हैं। एक रो बनाई है ये वाली, उसके अंदर 12 साइज का कॉलम बनाया है, और 12 कॉलम के अंदर एक रो बनाई है ये वाली, ठीक है। और बस उसी 12 वाला जो कॉलम है ना, उसके अंदर मैं रोज ऐड करता जा रहा हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप डिफरेंट तरीकों से भी कर सकते हैं। मैंने तो ये स्कीम लगाई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो रो के अंदर डायरेक्ट रो आ जाएगी ना। हम रो के अंदर डायरेक्ट रो ऐड नहीं कर सकते, हम इसको इधर ऊपर ले जाए, हम कॉलम के अंदर रो ऐड कर सकते हैं, और हर रो जो है इंडिपेंडेंट है उससे। सर हमें भी बताएं स्कीम कैसे लगाते हैं। स्कीम लगाने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, यू नीड years ऑफ एक्सपीरियंस, सो यू विल दैट टाइम यू विल कॉल एक्सपीरियंस डेवलपर। तो स्कीमें लगानी फिर आएंगी, जब आपको बेसिक्स आती है तो स्कीमिंग उसके बाद की बात है ना। सर इट्स टोटली ओके, यू कैन, जब हम आप खुद करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे जब आप इसको, तो ये आप इजीली कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान काम है, यकीन माने, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इवन कि मुझे इसके लिए इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती लेक्चर तैयार करने के लिए मुझे, और मैंने कब से काम भी नहीं किया इसके ऊपर, फिर भी मुझे याद होता है। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें बात थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, इट्स टोटली ओके। अच्छा, आप जरा मुझे गर्ल्स बताएं कि उनको, बच्चे तो बॉयज तो बोलते रहते हैं, गर्ल्स ना कभी क्लास में बोली है ना अभी बोल रही है, तो या तो आपको समझ बिल्कुल ही नहीं आ रही, या आपको समझ थोड़ी बहुत आ रही है। थोड़ी बहुत नहीं, मतलब